नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त के अहम हेडलाइंस। सीएम योगी मेधावी छात्रों को 1 जून को करेंगे सम्मानित। 223 छात्रों को 1 लाख रुपए और टैबलेट देंगे। ईडी को डराने के लिए फेक एनकाउंटर करा रही यूपी सरकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आंकड़े पेश कर लगाया आरोप। यूपी में संविदा डॉक्टरों का मानदेय बढ़ेगा। आशा वर्करों को समय पर होगा भुगतान। मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। यूपी में बकरीद की छुट्टी में किया गया बदलाव। 27 मई की जगह अब 28 मई को किया गया घोषित। लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी। 2.5 घंटे बाद रवाना हुआ दिल्ली विमान। रनवे पर पहुंच चुकी थी फ्लाइट। और यूपी में मौसम का यू टर्न। 28 मई के बाद कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। 23 जिलों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया से। अहम खबर है, औरैया में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2027 में फिर से भाजपा सरकार बनाने का भरोसा जताया और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना समय की आवश्यकता है। डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं से मिशन 2027 के लिए पूरी ताकत से जुटने की अपील की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से, जहां भाजपा प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर सराहना की। दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 12 वर्षों में वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें स्थान से निकलकर अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। चाहे रक्षा विज्ञान हो या कृषि विज्ञान, हर क्षेत्र में देश ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। वहीं NH 34 चौड़ीकरण मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज होने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि उन्होंने कहा इस मामले की जानकारी उन्हें मिली है और कार्यकर्ताओं के साथ जो भी कुछ हुआ है वो पूरी तरह गलत है। हमारी सरकार के एजेंडे के प्राथमिक नंबर पर है। हमीरपुर को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में हम सब स्थापित करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो लॉ एंड ऑर्डर और गरीब कल्याण योजनाएं वो जन जन तक पहुंचा करके हमीरपुर को नंबर 1 का जिला बनाने का काम करेंगे। हम प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे कि माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं से कोई भी व्यक्ति वंचित न रह जाए। सीतापुर में भाजपा के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का समापन पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने संबोधन के साथ किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और मिशन 2027 को लेकर प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य केवल राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण, और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इसको मान लिया था 2027 के चुनाव को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, नीति रीति सिद्धांत के आधार पर चलने वाली पार्टी है। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सर्वांगीण विकास और उनको अनुशासन और सिद्धांत से परिचय के लिए हमेशा, आप देखो कि हर साल उनके प्रशिक्षण का, उनको विशेष प्रकार के अभियानों से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे चुनाव हो तो ना हो तो। इसलिए चुनाव से जोड़ना ऐसे ठीक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना कार्यकर्ता है, जो नए कार्यकर्ता जो उसमें आकर मिलते हैं,
वो एक रूपता के साथ में काम कर सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव में शहर के मोतीनगर स्थित सिद्धराम भक्त हनुमान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता को 35,000 श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम यात्रा कराने के लिए सनातन गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान अयोध्या से आए साधु संतों और स्थानीय पुरोहितों द्वारा फरसा और अंग वस्त्र भेंट कर दिया गया। कार्यक्रम में विभिन्न मठों के महंतों ने विधायक की पहल की सराहना करते हुए इसे सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण बताया। विधायक ने कहा कि यह सब प्रभु श्री राम की कृपा से संभव हुआ है और वही केवल माध्यम है। कार्यक्रम में हनुमान चालीसा, आरती और भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल रहे। शहर के मोहल्ला मोतीनगर स्थित सिद्धराम भक्त हनुमान मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में अयोध्या से चलकर आए महंत श्री सीताराम दास जी महाराज, साकेत भवन महंत श्री देवेश दास जी महाराज, श्री जानकी निवास महंत अवध राम दास जी महाराज, सुरसर मंदिर महंत श्री आचार्य सुधीर दास महाराज, श्री राम निवास महंत श्री लक्ष्मण दास किशोरी कृपा कुंज अयोध्या धाम की अगुवाई में बड़ी संख्या में आए साधु संतों ने उन्नाव के पुरोहित आचार्यों के साथ आपको बता दें सदर विधायक पंकज गुप्ता द्वारा संचालित श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के लिए उन्हें सम्मानित किया। महोबा के कबराई कस्बे में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचने के साथ ही पेयजल संकट गहराता जा रहा है। सरकार की हर घर नल योजना के दावों के बावजूद कस्बे के 12 से 15 वार्डों में पानी की गंभीर किल्लत बनी हुई है। इंदिरानगर और राजीव नगर जैसे मोहल्लों में लोग टैंकरों के भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन टैंकर आते ही कुछ ही मिनटों में खाली हो जाते हैं, जिससे कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 21 करोड़ रुपए की कबराई पेयजल पुनर्गठन योजना, जिसका शिलान्यास 26 मई 2020 को किया गया है, अब तक अधूरी पड़ी है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते योजना धरातल पर सफल नहीं हो सकी है। वहीं विधायक राकेश गोस्वामी का कहना है कि टंकी का लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही आपूर्ति शुरू होने का प्रयास किया जा रहा है। ये समस्या है कि सप्लाई हमें चाहिए, टैंक करना चाहिए। हम कम से कम 20-25 साल हो गए, सप्लाई आई नहीं रही। अब आ जाएंगे बिल मांगने, आ जाएंगे कि बिल चाहिए। बताओ, सप्लाई जब नहीं है तो बिल कहाँ से दें? कैसे सप्लाई होती है यहाँ पर? अब यहाँ का सप्लाई होती नहीं, यहाँ पानी आता नहीं है। टैंकर का भरते हैं तो मजदूरी हमारी बढ़ती है। कितने दिन में आता टैंकर का? टैंकर तो पानी आता है, अभी तो मिलता है, रोज मिल जाता है। कभी ऐसे तो रोज मिल जाता है, कभी 2 दिन में, 3 दिन में ऐसे मिल जाता है। देखिए, कबरई और खरेला ये 2 हमारी विधानसभा की ऐसे नगर निकाय थे जिनमें पेयजल की आदिकाल से संकट चला आ रहा था। मैंने दोनों जगह पेयजल योजना की पुनर्गठन पेयजल योजना पास कराई। सबसे पहले मैंने आज से 4 साल पहले कबरई पुनर्गठन पेयजल योजना पास कराई थी, जिसकी लागत 21 करोड़ रुपए थी। उसका कार्य शुरू हो गया था। इसका एक टेंडर लिया था, वो कलकत्ता की कोई फर्म थी। समस्या ये है, सवेरे से इंतजार करते करते कभी 3 बज जाता है, कभी 2 बज जाता है। कोई टाइम टेबल नहीं है यहाँ पे आने का टैंकर का। वो 4-4, 5-5 दिन में टैंकर आता है, वो भी कोई टेबल नहीं है। सवेरे से इंतजार करते, कोई अपने काम में जाता है, वो काम में नहीं जा पाता। यहाँ पे समस्या, यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जो है हम लोग टैंकर से पानी भरते हैं और 3 से 4 दिन में टैंकर आता है। वो भी लड़ाई झगड़े करके एक साथ टैंकर पूरा मोहल्ला पानी भरता है। 2 से 3 ड्रम पानी मिलता है, उसमें हम लोग 2 से 3 ड्रम में क्या करें, पानी का खत्म हो जाता है। और परमानेंट हमारे घर का एक व्यक्ति पानी के लिए चाहिए। सर, यहाँ पर समस्या इतनी गंभीर है कि हम लोग, हमारे मामा भी अभी 2-3 साल शिवपाल तिवारी थे चेयरमैन, तो उनके समय कार्यकाल में मेरे मामा खुद टैंकर में दब के ख़त्म हो गए थे। और सर, यहाँ पर पानी की इतनी समस्याएं हैं कि कोई काम में नहीं जा पाता है। और हम लोग पेशे से ड्राइवर हैं, अगर हम ड्राइवरी करने चले जाते तो हमारे घर में 2 डिब्बे पानी नहीं मिल पाता है। पेयजल की समस्या करीब जो है अब 25 साल हो गए हैं, तब से समस्या बनी हुई है। और लगभग 15 सालों से जो है सप्लाई टैंकरों से की जा रही है। और टैंकरों से सप्लाई के दौरान ही एक व्यक्ति भी ख़त्म हो गए थे। और आए दिन मोहल्ले में जो है एक दूसरे लड़ाई झगड़ा, मोहल्ले में जो एकता होती है कि एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, इस पानी की वजह से वो भी यहाँ ख़त्म हो गई है। और सरकार दावे कर रही है कि हम हर घर जल योजना के तहत जो है हर घर में जो है पानी सप्लाई द्वारा पहुँचा रहे हैं।
बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने सीओ ऑफिस का घेराव करने के दौरान पुलिस द्वारा रोके जाने पर हंगामा किया। एसडीओ ऑफिस से करीब 100 मीटर पहले ही सैकड़ों किसान धरने पर बैठ गए, जिसके बाद मौके पर लगभग 400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। किसानों ने शिकारपुर पुलिस पर गलत मुकदमे दर्ज कर अवैध वसूली और सीओ पर अभद्रता के आरोप लगाए। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष आरोज सिंह ने किया। किसानों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुआ यह उग्र धरना तब समाप्त हुआ जब एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये अभी हफ्ते भर पहले हम कई मामलों को लेकर सीओ साहब से मिले। सीओ साहब का रवैया बिल्कुल गलत था। वो किसानों से बेवजह की बात कर रहे थे, जिसको लेके कमेटी ने ये निर्णय लिया कि आने वाली 26 तारीख में सीओ साहब के कार्यालय का घेराव होगा। आज महापंचायत हुई। महापंचायत में एसपी ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने ये माना कि भाई सीओ साहब की ओर से जो भी कमी हुई है उसके लिए खेद है, और जिस मुकदमे में जो गलतियां हुई हैं, जो अनियमितताएं हैं, जो भी दरोगा हो कोई भी हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर नगर में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एडीजी जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ कई दौरे की बैठकें भी की हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी और नमाज केवल ईदगाह और मस्जिदों जैसे निर्धारित स्थानों पर ही होगी। साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रशासन ने साफ किया कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नगर निगम और पुलिस मिलकर साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। ताबड़तोड़ निरीक्षण कर लापरवाही लोगों पर कार्रवाई कर रहे कानपुर जोन की एडीजी आईपीएस अनुपम कुलश्रेष्ठ हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, बकरीद का त्योहार है, बकरीद को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि बकरीद का त्योहार बहुत ही कुशलता से संपन्न हो, और इसके लिए पुलिस के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जोन और सेक्टर स्कीम को लागू किया गया है, और जो प्रशासनिक तैयारियां हुई हैं जैसे कि साफ सफाई, वो भी सब कर लिया गया है। कुछ निर्देश जारी किए गए हैं कि कुर्बानी जो है सार्वजनिक स्थानों पर ना हो, जो प्रिस्क्राइब जगह हैं वहीं पर कुर्बानी हो। इसके अलावा जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी कटान ना हो, और इसके अलावा जो नमाज अदा होगी वो मस्जिदों में हो और ईदगाहों में हो, सड़क पर ना हो। तो इन सभी चीज़ों का अनुपालन कराना बहुत ही ज़रूरी है। इस संबंध में हमने मौलाना और मुतवल्ली सभी से पीस कमेटी की बैठक कर ली है। सभी जनपद के पुलिस अधीक्षक और डीएम ने इन सब चीज़ों को कर लिया है, और मैं समझती हूँ कि इन सभी पुख्ता इंतज़ामों के चलते निश्चित रूप से बकरीद का त्यौहार सकुशल संपन्न होगा। अभी हाल फिलहाल जो कल गंगा दशहरा संपन्न हुआ है, ये कानपुर जोन की बड़ी उपलब्धि थी कि बिना किसी इंसिडेंट के, एकदम इंसिडेंट फ्री इस बारी ये गंगा दशहरा करवाया गया है, और लगभग 4 लाख से ऊपर की भीड़ रही है, और सकुशल सब स्नान करके अपने अपने घर वापस गए। तो ये थी हमारे साथ आईपीएस अनुपम कुलश्रेष्ठ, जिनका साफ कहना है कि महिला सशक्तिकरण और मिशन महिलाओं का जो भी है उसको कानपुर जोन में तेजी से बढ़ाया जाएगा और महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामपुर के मेला क्षेत्र में बकरीद से पहले पशुओं के अवशेष मिलने से हड़कंप मचा है। तिराहा गांव के जंगल में तालाब के किनारे अवशेष मिलने की सूचना पर स्थानीय लोग और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही मिलक कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके पर निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की और संबंधित लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। और अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां कलेक्ट्रेट स्थित मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार में बकरीद पर्व पूर्ण रूप से शांति सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक हुई है। डीएम कपिल सिंह और एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान जिले के विभिन्न धर्मगुरुओं, पीस कमेटी के सदस्यों और संभ्रांत नागरिकों के साथ सीधा संवाद किया गया।
फिरोजाबाद के विजयपुरा क्षेत्र में 22 वर्षीय साध्वी द्वारा भूमि समाधि लेने का मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र में चर्चा और विवाद दोनों बढ़ गए हैं। बताया जा रहा है कि इसे हठ योग साधना के रूप में देखा जा रहा है, जिसके तहत साध्वी को धूमधाम के साथ 6 फीट गहरे गड्ढे में समाधिष्ट किया गया है। साध्वी का दावा है कि यह 41 दिनों की साधना है और वह स्वयं को बागेश्वर सरकार की शिष्या व हनुमान जी की भक्त बताती हैं। उनका उद्देश्य अपने गांव में राम मंदिर निर्माण और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। मैं अश्विनी शर्मा। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो फिरोजाबाद जनपद में मौजूदगी है, जो विजयपुरा ग्राम है। यहाँ से जिला मुख्यालय 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो आज यहाँ एक अनोखी बात हुई है, जिसको हम विश्वास कहें कि आस्था विश्वास कहें कि अंधविश्वास कहें, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। एक साध्वी नाम की बालिका 22 वर्षीय, जिन्होंने यहाँ पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुटिया है, यहाँ पर समाधि ली है, अंदर हैं और साधना कर रही हैं। कल सुबह ये अंदर चली गई थी, यहाँ पे साधना में अभी बैठी हुई हैं अंदर, इस 6 फुट के गड्ढे के अंदर। 6 फुट का गड्ढा है जहाँ अंदर बैठी हुई हैं। तो आज हम इसी को लेके चर्चा करते हैं। हमारे संग उनके पापा भी हैं, पूजनीय पिताजी। आइए इधर आइए और जानते हैं कि मतलब ऐसी क्या उसको जिज्ञासा हुई और क्या लगा उसको कि उसने आस्था करी, जो साधना कर रही है इसके अंदर 6 फुट के गड्ढे के अंदर बैठ के। जी, क्या नाम है आपका? नाथुराम नाम। नाथुराम जी, आपकी बिटिया है? हमारी बिटिया। क्या कारण रहा जो साधना कर रही हैं, 22 वर्षीय है और अंदर बैठ के साधना कर रही है? क्या कारण रहा इसका? क्या जिज्ञासा कहाँ से आई? और से ही इन्हें की पूजा पाठ चल रहा हो, जब पढ़वे लिखवे जाती तो राम राम लिखती किताब को रही और दृढ़ निश्चय रहा उनका, और उन्होंने एक हठ योगी की तरह इसको लिया और लगातार वो साधना कर रही हैं। 24 घंटे में 1 घंटे के लिए बाहर आती हैं, अपना नहाना धोना पूजा पाठ करके फिर अंदर चली जाती हैं। मतलब 41 दिन का ये साधना बताई जा रही है कि 41 दिन इसी तरह से साधना चलेगी। फिरोजाबाद से के न्यूज़ अश्विनी शर्मा, कैमरामैन पूरी मिश्रा। नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में एक म्यूअल अकाउंट धारक को गिरफ्तार किया। आरोपी अमन कुमार को उस खाते के लिए पकड़ा गया जिसका इस्तेमाल ठगी की रकम ट्रांसफर कराने में किया गया था। जांच में सामने आया कि साइबर ठगों ने खुद को NIA अधिकारी बताकर पीड़ित को टेरर फंडिंग के मामले में फंसाने का डर दिखाया और व्हाट्सएप पर फर्जी RBI पत्र व वारंट भेजकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार इस मामले में पहले ही 2 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि गिरफ्तार आरोपी के खाते में करीब 2.20 लाख रुपए ट्रांसफर होने की पुष्टि हुई है। सुल्तानपुर में 1008 श्री मौनी महाराज के आश्रम में अभद्रता का मामला सामने आया। आरोप है कि आश्रम में माता सीता आदि गंगे की मूर्ति स्थापना के दौरान कुछ दबंगों ने महाराज के साथ अभद्रता की और उन्हें आश्रम छोड़ने की धमकी दी। बाबा ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है, जिससे वह बेहद आहत है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे और आगे आत्म बलिदान जैसे कदम की चेतावनी दी। मामले के बाद प्रशासन ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पौराणिक स्थल सीताकुंड जो अयोध्या की धरा का एक अंग है, महाराज कुश की नगरी है और माता सीता की वनवास जाने वाली तपस्थली। यहाँ पर अधिक मास के 6 वर्ष पूर्व होने वाले अनुष्ठान के क्रम में इस वर्ष भी जब मैंने राम मंदिर के निर्माण की अंतिम समाधि यहाँ ली थी, 65वीं समाधि, उसके बाद फिर मेरा यहाँ रुकना हुआ। इस बार आतंकवाद विनाश, राष्ट्र रक्षा और भारत की सुरक्षा के साथ 16.25 लाख महामंत्रों के जप
5.25 लाख आहुतियां और 1,51,000 दीपों का प्रज्वलन तथा विशाल भंडारे का संकल्प लेकर के हम 14 तारीख से उपस्थित हैं। अगली खबर सीतापुर से है, जहां थाना तंबौर क्षेत्र में शारदा नदी के किनारे तरबूज लेने गई एक 15 वर्षीय किशोरी पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गई है। लापता किशोरी की पहचान कोमल के रूप में हुई है, जिसका घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। हादसे के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों ने समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन न शुरू होने के कारण डूबी किशोरी का पता न चल पाने का आरोप लगाया। फिलहाल स्थानीय गोताखोर लगातार नदी में सर्च अभियान चला रहे हैं। झांसी पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े एक बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह ऑनलाइन गेमिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड के जरिए संगठित तरीके से ठगी कर रहा था। पुलिस के अनुसार बीते 25 दिनों में 19 बैंक खातों के माध्यम से 4 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक का साइबर ट्रांजैक्शन किया गया, जबकि विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े लगभग 38 करोड़ रुपए के लेन देन और 114 बैंक खातों की जानकारी भी सामने आई है। कार्रवाई के दौरान 8 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक और अन्य बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस ने लगभग 37 लाख रुपए फ्रीज कर 43,000 रुपए होल्ड किया है। गिरफ्तार आरोपियों में राजीव अहमद, शनी अमरिया सहित अन्य लोग मौजूद हैं। देखिए, आज थाना प्रेमनगर जनपद झांसी के उसमें बहुत ही अच्छा एक सफलता, साइबर फ्रॉड के संबंधित सफलता प्राप्त हुई है। इसके संबंधित आप सभी को अवगत कराना है कि करीब 7 अभियुक्त जो शातिर साइबर फ्रॉड अभियुक्त है, रकीब अहमद पुत्र शरीफ अहमद, ये प्रेमनगर झांसी के निवासी है। सनी अमराया पुत्र चंद्रमोहन, ये सिपरी बाजार झांसी। सोहेल खान पुत्र अफरोज खान, ये थाना प्रेमनगर झांसी। अनुभव सिंह पुत्र राकेश कुमार, थाना प्रेमनगर झांसी। दानिश खान उर्फ नूर पुत्र इकबाल, थाना प्रेमनगर झांसी। सौरभ विश्वकर्मा पुत्र हरिओम विश्वकर्मा, थाना प्रेमनगर झांसी। देवेश कुमार गौतम पुत्र कमल किशोर, थाना प्रेमनगर झांसी। इन सभी को हमने अरेस्ट किया। अगली खबर संभल से, जहां केला देवी थाना क्षेत्र स्थित गंगा एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां गलत दिशा से आ रही कार ने सामने से आ रही मर्सिडीज कार को जोरदार टक्कर मार दिया। आमने सामने हुई इस भीषण भिड़ंत में पिता और पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत स्थानीय राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।